हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो उसकी कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 2। हमने शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मैंने पहले लिखा है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान है, जब ये बना था तब इसमें कितने भाग थे। मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, जो आज भी उतने ही हैं। ठीक है, तो हमारे आज के संविधान में 22 के 22 भाग हैं। वैसे उसमें सब पार्ट्स जोड़ दिए गए हैं और सब पार्ट्स जोड़ने के बाद ये 25 हो गए हैं। पर हमारे वैसे हम कितने काउंट करते हैं, 22 ही काउंट करते हैं। उसमें से हमने 10 भाग पहले की क्लास में पढ़ लिए थे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि भाग 1 जो है उसमें क्या दिया गया है। इसमें संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि जो राज्य है उसमें किस प्रकार से, मतलब कैसे उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे उसके नाम में चेंज हो सकते हैं। मतलब भारत क्या एक राज्यों का संघ है, तो उन सब के बारे में हमने किस में पढ़ा था, भाग 1 में पढ़ा था। तो आपका भाग 1 जो था वो किसके बारे में बताता था, आपको राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 जो है वो आपके वो बताता था। ठीक है, इसके बाद था भाग 2। भाग 2 जो है इसमें किसका प्रावधान था, नागरिकता का, कि जिस प्रकार हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, मतलब हमारे संविधान में नागरिकता की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिया में आ गए थे। तो उन सब के बारे में जो चेंजेस थे वो किस में किए गए, हमारे भारत संविधान की नागरिकता में किए गए हैं। और ये आर्टिकल 5 से 11 में है। कौन से आर्टिकल में आता है, आपके 5 से 11 में आता है। तो भाग 2 में क्या दिया गया है, आपके नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद भाग 3 जो है, भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं भाग 3 में, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये 12 से लेकर 35 तक है। कितने हैं, कौन सा आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, 12 से 35 तक है। ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस से, यानी कि अमेरिका से हमने ये लिए हैं। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिए, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने मूल अधिकार लिए हैं। तो मैंने मूल अधिकार के बारे में भी आपको कंप्लीट वीडियो में पढ़ा दिया है। इसके बाद है भाग 4। भाग 4 में क्या आते हैं, आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 36 से 51 में है। क्या भाग 4 में क्या आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसमें इसमें क्या किया गया, राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे काम करे, मतलब उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, बेरोजगारों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करे। तो ये किस में आता है, भाग 4 में आता है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसमें और इनमें ये डिफरेंस है कि जो मूल अधिकार है, अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। लेकिन जो आपका भाग 4 है उसमें क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। इसमें केवल निर्देश दिए गए हैं, ऑर्डर्स नहीं दिए गए, यानी कि इस पर हम कानून बनाएं चाहे ना, या राज्य सरकारें इस पर कानून बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। इसके बाद है भाग 5। भाग 5 में क्या आता है, राज्य, मतलब जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट है, जो केंद्र गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है। इसमें अध्याय कितने हैं, भाग 5 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें, 5 अध्याय हैं। और इन 5 अध्यायों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब पहले की जो हमने क्लास कराई थी उसमें पूरा डिटेल से मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। तो भाग 6 जो है वो राज्य सरकारों के बारे में बताता है। यहाँ पर भाग 5 में जैसे केंद्र में किस प्रकार से गवर्नमेंट चलेगी, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट, ये सब भाग 5 में आता है। भाग 6 में जिस तरह से विधान परिषद होती है, कई कई राज्यों में क्या बनाई गई, विधान परिषदें बनाई गई हैं, पर हर राज्य में विधानसभा होती है, उन सब के बारे में भाग 6 में बताया गया है। ठीक है, भाग 7 जो है वो मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पूरी तरह से क्या कर दिया गया, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया है, इसलिए मैंने भाग 7 जो है वो यहाँ नहीं लिखा है। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें किस तरीके का प्रशासन होगा, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी है, वहां पर किस प्रकार का प्रशासन होगा। तो इस प्रकार भाग 8 में क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ये किस में आता है, आर्टिकल 239 से 242 के बीच में आता है। इसके बाद है भाग 9। भाग 9 जो था वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किसके बारे में बताया गया, पंचायतों के बारे में बताया गया है। और जो ये पंचायतें हैं, इसमें टोटल आर्टिकल कितने, आर्टिकल ए से ओ के बीच में क्या आता है, भाग 9 है। इसमें क्या है, पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं और जो आपकी सहकारी समितियां होती हैं, उन सब के बारे में भाग 9 में बताया गया। इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पहले वाली क्लास देख सकते हैं, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां से हमारी क्लास देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब डिटेल से पढ़ाया हुआ मिलेगा। ये तो हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। भाग जो 10 है उसमें किसका प्रावधान है, SC ST की, यहाँ पर किस प्रकार से काम चलेगा, मतलब SC का प्रावधान और ST का प्रावधान यहाँ पर किस तरीके से काम होगा। तो ये किस में आता है, आपके आर्टिकल 244 में आता है। आई होप ये जो है मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे भाग 11 के बारे में, जो हमारी आज की क्लास का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, भाग 11 के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया। भाग 11 से लेकर भाग 22 तक की जितने भी भाग हैं उनके बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। 11 के बारे में जो आपका भाग 11 है वो बताता है संघ और राज्य जो क्षेत्र हैं उनके संबंध, और जो राज्य क्षेत्र हैं उनके संबंध के बारे में। जो आपका आर्टिकल 11 है वो बताता है संघ और जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में। जो आर्टिकल 11 है वो बताता है, इसमें मतलब भाग 11 है वो बताता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे वो पहले वाला भाग जो 10 था वो 244 पर खत्म हुआ था, तो ये कहाँ से शुरू होगा हमारा भाग 11 जो है ये आर्टिकल 245 से लेकर आपके 263 तक काउंट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 245 से 263 में क्या आता है, आपका भाग 11 आता है। ठीक है, तो ये आपका किसमें संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी यूनियन टेरिटरी है तो आपकी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर क्या बनते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनते हैं। वैसे आपकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में क्या नहीं होता, कोई भी CM नहीं होता है। तो 2 यूनियन टेरिटरी आपकी ऐसी हैं जहां पर क्या बनते हैं, आपके CM बनते हैं। तो इनका जो संबंध है वो राज्यों के साथ किस प्रकार से होगा, जो संघ और राज्य क्षेत्र है उन्हें इसी में बताया गया है, इस भाग में मतलब भाग 11 में बताया गया है। तो आपका जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कोई भी CM नहीं होता है, पर 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर क्या होता है, CM होता है। जैसे एक आपकी क्या है, दिल्ली है, दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वो 70 है, और एक और है आपकी पौंडुचेरी। ठीक है, या पुदुचेरी कह लीजिए इसको, क्योंकि इसका नेम चेंज हो गया है। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर क्या है, आपके मतलब CM बनते हैं। दोनों यूनियन टेरिटरी हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं, CM बनते हैं। पर जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, वैसे आपके जितने भी राज्य हैं वहां पर जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है, वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। परंतु ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के अकॉर्डिंग नहीं लगता। मैं आपको बताती हूँ, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो यूनियन मतलब दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है वो आपका लगता है, दिल्ली का जो मतलब दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 239 AB के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है, 239 AB के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो 239 है इसमें क्या बताया गया, NCR के बारे में भी बताया गया, NCT के बारे में भी बताया गया। अब जो दिल्ली है, दिल्ली को हमने NCT बना दिया है, पर इसके कुछ इसमें क्या ऐड किए गए, कुछ NCR के इलाके मतलब अलग अलग राज्यों से क्या ऐड किए हमने, NCR में कुछ जिले ऐड किए हैं। उसी प्रकार हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के भी कुछ जिले जो है इसमें ऐड है, राजस्थान के भी कुछ जिले NCR में ऐड हैं, उधर से यूपी के भी कुछ जिले किसमें ऐड है, NCR में ऐड है। ठीक है, तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपके 239 AB से लगता है। किससे लगता है, 239 AB के अकॉर्डिंग लगता है। आपका जो राष्ट्रपति शासन 356 है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो दिल्ली है वहां पर जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है, वो आपसे जानबूझकर ऐसा पूछेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने क्या याद किया होता है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है। तो वही हमने याद किया होता है और वही हम उसे टिक कर देते हैं। तो ये आपसे अलग आंसर पूछने के लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट आउट करेगा कि जो दिल्ली है वहां पर राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है। तो आपका आर्टिकल 239 AB जो है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके बाद एक यूनियन टेरिटरी रह गया पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, पुदुचेरी में जो लगता मतलब पुदुचेरी में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा वो लगेगा एक्ट 51 के तहत। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को नाम दिया गया है 1963। तो ये एक्ट जो है 1963 वो किसके लिए बनाया गया है, पुदुचेरी के लिए बनाया गया है। और जो पुदुचेरी है वहां पर जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो भी मतलब 356 के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। तो आपकी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर क्या है, CM बनते हैं और यहाँ पर क्या लगता है, आपका राष्ट्रपति शासन जो वो 356 के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो भाग 11 में क्या क्या दिया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के बीच में आते हैं, 245 से 263 के बीच में ये आपके आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 12 के बारे में। जो आपका भाग पढ़ेंगे भाग 12 के बारे में। भाग 12 जो है उसमें वित्त और मतलब जैसे पैसे का लेन देन हो गया, वित्त हो गया, उस सब के बारे में बताया गया है। वित्त जो भी मतलब वित्त और संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं वो किस में आते हैं, आपके भाग
12 में आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाग 12। तो भाग 12 में क्या आता है आपका वित्त आता है और क्या आती है संपत्ति। मतलब जितना भी पैसे से संबंधित काम है वो किस में रखा है हमने, भाग 12 में रखा है। तो आप इसको, मैं इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगी आपको ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो भाग 12 में वित्त है और क्या है आपका संपत्ति है। ये कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, वो हमारा आर्टिकल पे खत्म हुआ था 263 पर। ये कहाँ से शुरू होगा, 264 से शुरू होगा, 300A तक आता है। कहाँ तक आता है, 264 से 300A के बीच में क्या आता है आपका भाग 12 आता है। और इसमें क्या दिया गया आपका वित्त और संपत्ति, यानी कि पैसे से जुड़े जितने भी मामले हैं वो सब हमने किस में रखे हैं, भाग 12 में रखे हैं, ठीक है। तो जो भाग 12 है वो वित्त और संपत्ति से संबंधित है और ये किस में आता है आपके मतलब 264 में आता है, आर्टिकल 264 में आता है और 264 से 300A में आता है। अब वित्त के बारे में पढ़ लेते हैं, ये किस लिए बनाया गया है, क्योंकि आपके क्या है यहाँ पर दो तरह की सरकारें होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो उसके बीच में क्या होता है, पैसे का बंटवारा होता है। तो वित्त आयोग जो है वो क्या करता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब पैसे को बांटता है। कुछ पैसा केंद्र सरकारों के पास और कुछ पैसा राज्य सरकारों को देता है। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 है। क्या है वित्त आयोग के लिए, आर्टिकल 280 दिया गया है। वैसे जो आपका वित्त आयोग है ये संवैधानिक है, मतलब इसका हमारे संविधान में जिक्र है। अब संवैधानिक कौन से होते हैं, मतलब जिसके लिए कोई आर्टिकल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जिसके लिए हम कोई आर्टिकल बनाते हैं तो उसके लिए वो जो होता है हमारा क्या मतलब जिसके लिए कोई आर्टिकल बनाया जाता है वो हमारा संवैधानिक निकाय होता है। मतलब वो संविधान में जिसका जिक्र है वो संवैधानिक है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है वो गैर संवैधानिक होता है, ठीक है। या जिसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए या फिर कोई रूल बनाकर किसी को ऐड किया जाए तो गैर संवैधानिक हो जाता है। या जिसका हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है या उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है तो गैर संवैधानिक होता है। तो हमारा वित्त आयोग क्या है, आपका संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल वित्त आयोग जो है, अब हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है ये, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, मतलब इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिन्हा। क्या नाम है इनका, नंद किशोर सिन्हा कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे इन्हें NK सिन्हा के नाम से ही हम जानते हैं। NK सिन्हा मतलब नंद किशोर सिन्हा इनका नाम है। तो ये 15वें वित्त आयोग के क्या है, हमारे अध्यक्ष हैं। और इसके लिए मतलब जो कमेटी होती है 1+4 की होती है, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 अंशकालीन होते हैं, 2 पूर्णकालीन होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट आगे पढ़ेंगे जब हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया ताकि आपको ये याद रहे। तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 है। और ये जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग है हमारा, अध्यक्षता इसकी NK सिन्हा करते हैं, यानी कि नंद किशोर सिन्हा जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वैसे राज्यों में भी क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग हमारे वित्त आयोग हैं, ठीक है। तो राज्य सरकारों को पैसा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं और ये कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, 264 से 300 के बीच में आता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है भाग 13। जो आपका भाग 13 है ये क्या कहता है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि क्या कर सकते हैं, जितने भी राज्य हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, भारत की सीमाओं में व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपके भाग 13 में बताया गया है। और ये आर्टिकल 301 से 307 के बीच में आता है। किसके बीच में है, 301 से 307 के बीच में। क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के बीच में व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और समागम मतलब आ जा सकते हैं, ठीक है। और ये भाग 14 जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनके बारे में आपके भाग 14 में बताया गया है। ये आपका आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएससी और इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं वो भाग 14 से बहुत अधिक लगाव रखते होंगे, क्योंकि ये उन्हीं के बारे में है कि यहाँ पर क्या है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो किस में आती हैं, भाग 14 में आती हैं। तो इसमें 3 प्रकार की सेवाएं हैं। एक होती है, इसमें 3 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। एक है अखिल भारतीय सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, अखिल भारतीय सेवाएं। और इसके बाद आती हैं आपकी केंद्रीय सेवाएं। क्या आती हैं, सेकंड नंबर पर है आपकी केंद्रीय सेवाएं। और इसके बाद 3rd नंबर पर है आपकी राज्य सेवाएं। क्या है, राज्य सेवाएं। तो ये सभी जो तीनों सेवाएं हैं वो किसमें काउंट की गई हैं, मतलब किसमें रखी गई हैं, भाग 14 में रखी गई हैं। तो भाग 14 जो है वो क्या कहता है, संघ और राज्यों के अधीन जितने भी तरीके की सेवाएं होती है, जैसे यूपीएससी बनता है, यूपीएससी है हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवा में हमने 3 क्या रखी हैं, 3 सेवाएं रखी हैं। इसमें क्या आता है, IPS होते हैं, IAS होते हैं और IFS होते हैं। IFS को हमने बाद में ऐड किया था, पहले हमारे पास केवल 2 ही प्रकार की सेवाएं थी, IPS और IAS, तथा बाद में क्या ऐड किया हमने, IFS को ऐड किया है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं किस में आती है, हमारे भाग 14 में है,
ठीक। और ये इसके लिए कौन सा मतलब कौन सा आर्टिकल थे, 312 और 315 जो आर्टिकल हैं वो किसके लिए, हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो उस मतलब उनमें कौन सी सेवाएं हैं, 3 प्रकार की सेवाएं शामिल है, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय सेवाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलती हैं, जैसे आपकी सेना है तो सेना किसके अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो सेना जैसे मतलब जिस प्रकार सेना हो गई, एयरफोर्स है, नेवी है, तो ये सब जितनी रेलवे है, तो ये सभी कौन सी सेवाएं हमारी केंद्रीय सेवाएं, मतलब जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है वो क्या होती है, आपकी केंद्रीय सेवाएं होती है। अखिल भारतीय सेवाओं में जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मतलब इनको जो शपथ दिलानी होती है या इनकी नियुक्ति करनी होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपकी बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी लेवल की जो सेवाएं होती है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके बाद है राज्य सेवाएं। क्या है, राज्य सेवाएं। राज्य सेवाओं में जिस प्रकार आप हर स्टेट का अलग अलग पीसीएस देते हैं, जैसे एचसीएस है, यूपीपीएस है, यूपीपीएससी है, अलग राजस्थान पीसीएस है, तो इस प्रकार जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो सब किस में आते हैं, राज्य सेवाओं में आते हैं। जैसे आपके यहाँ एसडीएम बनते हैं, कुछ लोग क्या बन जाते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो ये सब किस में आती है, हमारी राज्य सेवाएं हैं। और ये ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा केंद्रीय सेवाओं में क्या क्या आते हैं, सेना, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, ये सब क्या है आपके केंद्रीय सेवाएं हैं। राज्य सेवाओं में एसडीएम होते हैं, ठीक है, और एएसपी वगैरह ये सब किस में आते हैं, राज्य सेवाओं में आते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सेवाओं वालों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, हमारे आर्टिकल 308 से 323 के बीच में क्या है, हमारे मतलब सेवाएं हैं जो संघ और राज्यों के बीच में है, ठीक है। तो भाग 14 किसके बारे में बता रहा है, आपके सेवाओं के बारे में बता रहा है। और इसमें 3 प्रकार की सेवाओं को हमने शामिल किया है। भाग 13 जो था वो राज्य क्षेत्र के बीच सीमाओं के बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम को बताता था, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में। पर आपका आर्टिकल 14 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 15, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, आपके इलेक्शन दिया गया है, निर्वाचन है। आपके देश का सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, इलेक्शन होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्या बनती है, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। तो निर्वाचन को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपका जो भाग 15 है वो किसके बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन। क्या होता है, इलेक्शन के बारे में बताता है। मतलब इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो भाग 15 में आते हैं। किस में आते हैं, आपके भाग 15 में आते हैं। और इसके लिए कुछ आर्टिकल्स रखे गए हैं। वो आर्टिकल हमारा 23 पर खत्म हुआ था, तो ये कहाँ से शुरू होगा, 324 पर। 324 से 329 तक के आर्टिकल जो है वो किस में आते हैं, हमारे भाग 15 में आते हैं, ठीक है। तो भाग 15 किसको दिखाता है, इलेक्शन को दिखाता है, निर्वाचन को दिखाता है, ठीक है। जो निर्वाचन था आपका 25 जनवरी 1950 को बना। कब बना, आपका निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए हम जो वोटर्स डे होता है वो भी कब मनाते हैं, हमारा 25 जनवरी को मनाते हैं। कब बनाते हैं, 25 जनवरी को। और पहले जब इलेक्शन हुए थे तो एक इलेक्शन की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, तो वो कौन सा था, 1950 था। वो इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब हुआ, आपका 1950 में हुआ। इसलिए क्या रख दिया हमने, 1950 में ही जो निर्वाचन आयोग है, मतलब इसके लिए हेल्पलाइन, मतलब कोई भी इलेक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो 1950 डायल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकता था। तो 25 जनवरी को हम वोटर्स डे बनाते हैं। और क्या है, मतलब आर्टिकल 324 में क्या आता है, आपका निर्वाचन आयोग आता है। किस में आता है, आपका निर्वाचन आयोग 324 में आता है। और इससे संबंधित जो काम है वो आगे आर्टिकल 329 तक जाते हैं, ठीक। तो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है और जनता के द्वारा क्या चुने जाते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा मतलब ये हमारा मेन मोटिव होता है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हो, इस तरीके से इलेक्शन कराए कि वहां पर कोई भी गड़बड़ियां ना हो, ठीक है। तो जो निर्वाचन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं थोड़े समय पहले, मई से पहले सुशील चंद्रा इसके अध्यक्ष थे। इससे पहले कौन थे, सुशील चंद्रा अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो क्या हो गया है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो इनकी जगह पर अब जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार। कौन है अब इसके अध्यक्ष, राजीव कुमार है। तो आपको ये याद रख लेना है क्योंकि रिसेंट का टॉपिक है, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन है, आपके राजीव कुमार है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। ये क्या थे, पहले निर्वाचन के मतलब निर्वाचन आयोग के मेंबर भी थे। 1+2 का ये कमीशन होता है। इसमें क्या होते हैं, एक तो मतलब आपका अध्यक्ष होता है और बाकी क्या होते हैं, इसके
मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स ही क्या बन जाते हैं बाद में आगे जाकर, इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, जब उनका पहले वाले का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये क्या बनते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक, तो इनके लिए जो कार्यकाल है, मतलब जो आपका केंद्र सरकार में जो निर्वाचन आयोग है, इसका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 ईयर का होता है, या तो उन्होंने 6 ईयर तक क्या किया हो, मतलब वहां पर काम किया हो, 6 साल तक उनका कार्यकाल होता है, या उनकी एज 65 हो गई हो। अगर उनकी एज 65 हो जाती है तब भी क्या हो जाते हैं वो वहां से, मतलब उन्हें हटा दिया जाता है, या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं हम कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है 65 तक। और जो राज्य में होते हैं, राज्य वालों का कार्यकाल 6 साल या फिर 62 साल, कितना होता है, 62 साल। राज्य की जो उम्र है वो कम इसलिए रखी गई है क्योंकि बाद में ये क्या बना दिए जाते हैं, सेंटर में इनको आगे मतलब बड़ा पद दे दिया जाता है, तभी यहाँ से इनको जल्दी से रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य में अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 6 साल या इनकी उम्र कितनी है, 62 साल है। और अगर आपसे केंद्र की बात की जाती है तो 6 साल या 65 वर्ष है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसके लिए आर्टिकल कौन से हैं, 324 से 329 के आर्टिकल के बीच में आपका निर्वाचन आयोग आता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा भाग 16, वो आपका इंपॉर्टेंट ही लगा लीजिए क्योंकि इसमें किसके बारे में बताया गया है, कुछ विशेष वर्ग जो हैं उनके उपबंधों के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है इसमें, कुछ विशेष वर्गों के, जो विशेष वर्ग होते हैं हमारे यहाँ, विशेष जातियां हैं, उनके लिए क्या है, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या किए गए हैं, विशेष उपबंध हैं। तो ये आपके कौन से आर्टिकल में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 329 पर खत्म हुआ था, 330 से 342 के बीच में आता है। कहां से कहां तक आता है, 330 से 343 के बीच में आता है। इसमें क्या दिए गए विशेष प्रकार के उपबंध हैं। अब ये जो उपबंध है ये किसके लिए, जो हमारे देश में एससी हैं और एसटी हैं उनके उपबंधों के बारे में हमें जो भाग 16 है वो बताता है। और इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, 330 से आपके 343 तक आते हैं। ठीक है, तो जो आपका 330 में आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे एससी एसटी एंग्लो इंडियंस को भी इसमें रखा गया है। किस में रखा गया है, इसी आर्टिकल में एंग्लो इंडियंस भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका आर्टिकल 330 है, 331 है, 332 है और 333 है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें क्या दिए गए हैं, जो भी आपके लोकसभा में सीट्स होती हैं उन सीटों का जो बंटवारा होता है वो आर्टिकल 330, मतलब इस प्रकार से आर्टिकल बांटे गए। तो मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल 330 में क्या है। यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ साफ साफ लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आर्टिकल 330 है, 330 क्या बताता है, लोकसभा में जो आपके एससी एसटी होते हैं उनके बारे में बताता है, मतलब उन्हें कितनी सीट्स दी जाएंगी, कितने सदस्य आएंगे, तो ये आर्टिकल 330 में आता है। 331 में क्या आते हैं, आपके देश के जो लोकसभा में जो क्या होंगे, एंग्लो इंडियंस होंगे, उनके बारे में 331 बताता है। ठीक है, लोकसभा में क्या होंगे, एंग्लो इंडियंस होंगे। तो 332, अब इसके बाद क्या है, 332 है। अब ये लोकसभा में था तो ये किस में होगा, विधानसभा में। विधानसभा में एससी और एसटी की सीट्स के बारे में 332 में बताया गया है। और 333 जो है उसमें एंग्लो इंडियंस बताए गए हैं आपके राज्य में, मतलब राज्य सरकारों में भी क्या होते हैं, एक दो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, मतलब जनसंख्या के आधार पर सीट्स बांटी जाती है। तो एंग्लो इंडियंस कहाँ होंगे, 333 में। ये किसके एंग्लो इंडियन है, राज्य के। तो राज्य के एंग्लो इंडियंस को किस में रखा गया, आर्टिकल 333 में लिखा गया है। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है आपको, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, देश की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले किसको रखते हैं, देश को ही रखते हैं। तो 330 में क्या आता है, हमारे लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उसमें एससी एसटी को रखा गया है क्योंकि ये हमारे देश के हैं। ठीक है, तो 331, एक बात और बता देती हूँ, 331 और 333 जो है ये अब खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि पहले जो था, पहले के कार्यकाल में क्या थे, एंग्लो इंडियंस थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर कोई भी एंग्लो इंडियंस नहीं बनता है। तो चाहे आप इसे याद नहीं भी रखेंगे, पर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा पूछ भी लिया जाए तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 331 में लोकसभा के क्या है, इसमें एंग्लो इंडियंस हैं। क्या है, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस आएंगे वो 331 में आएंगे। तो सबसे पहले देश की बात होती है, देश में हमारे जो लोग हैं वो एससी एसटी जो हैं वो 330 में आते हैं। जो 331 है उसमें क्या आते हैं, एंग्लो इंडियंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस मतलब एंग्लो इंडियन हो गए क्योंकि दूसरे देशों से भी संबंधित है। तो 332 में क्या आता है, विधानसभा के जो एससी एसटी हैं, विधानसभा में जो एससी एसटी हैं वो किस में आएंगे, 332 में आते हैं। 333 में क्या आएगा, जो राज्य में एंग्लो इंडियंस बनते हैं वो किस में आते हैं, 333 में आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि तो भाग 16 है वो किसके बारे में बताता है, कुछ विशेष वर्गों के उपबंध दिए गए हैं इसमें, और क्या दिया गया है, मतलब यहाँ पर एंग्लो इंडियंस हो गए, इन सब के बारे में, एससी एसटी के बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 17। जो आपका भाग 17 है वो राजभाषा के बारे में बताता है। हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है।
तो भाग 17 के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या बताया गया है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो आपकी राजभाषा है वो क्या है, हमारी हिंदी है, और हमारी जो लिपि है इसकी वो क्या है, इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। क्या है लिपि, देवनागरी है। ठीक है, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो कई बच्चे से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, पर हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि जो राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो राष्ट्रभाषा होती है वो किसी पर्टिकुलर एरिया की भाषा होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोई भी एरिया को पर्टिकुलर मानकर भाषा नहीं मानी गई है। राजभाषा जो होती है प्रशासनिक भाषा होती है, मतलब जिसमें काम किया जाता है। तो हमारी प्रशासनिक भाषा कौन सी है, हिंदी है, या ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या कह सकते हैं, हिंदी कह सकते हैं। पर हम हमारे काम किस में करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट के काम है वो सब इंग्लिश में किए जाते हैं, पर हमारी भाषा क्या है, राजभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल कौन से में आते हैं, वो आर्टिकल जो हमारा 342 पर खत्म हुआ था, आर्टिकल 343 से 351 में जो है वो आपका राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो राजभाषा है वो क्या है, हमारी राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी किराए की जो यूएन है, यूएन असेंबली है, वहां पर कितनी लैंग्वेज, आधिकारिक जो भाषाएं थी 6 आधिकारिक भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 6 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं थी। लेकिन अब हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, एक भाषा हमारी हिंदी भी ऐड हो गई है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है उसको यूएन असेंबली में क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, राजभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, और राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। तो इसमें यूएन में क्या दिया गया, यूएन की जो भाषा है वो हमारी हिंदी है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा तो आपका भाग 17 है जिसमें राजभाषा दी गई है। तो उसके कुछ अध्याय हैं जिसमें भाषाओं को बांटा गया है। तो जो पहला अध्याय है उसमें किसकी भाषा दी गई है, आपके संघ की भाषा दी गई है। तो आर्टिकल 343 से किस में आता है, 344 में आता है। ठीक है, तो दूसरा अध्याय जो है उसमें क्षेत्र की भाषा, मतलब क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जिस प्रकार से डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की भाषाएं हैं। तो ये 345 से 347 तक आती हैं। इसके बाद जो तीसरा अध्याय है इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं के बारे में बताया गया है। अब जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश होती है, मतलब वहाँ पर ऐसा होता है कि उन्हें इंग्लिश में ही बात करनी होती है। तो जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज होती है वो आपकी इंग्लिश होती है। तो यहाँ पर ये कौन से आर्टिकल में है, 348 से 349 के बीच में है। इसके बाद जो आपका फोर्थ अध्याय है, चौथा अध्याय है, इसमें विशेष प्रकार के निर्देश दिए गए हैं भाषाओं को लेकर। तो आपके 350 से 351 के बीच में आते हैं। तो आपका भाग 17 जो है वो किसके बारे में बताता है, भाषाओं के बारे में बताता है। इसके बाद है भाग 18, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं आपके जिन्हें आप मतलब याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपका भाग 18 है, इसमें क्या दिया गया है, आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, आपात उपबंध है इसमें। ठीक है, मतलब आपातकाल के बारे में इनमें बताया गया है, किसमें, भाग 18 में। तो जो आपका आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है, या पहले मैं ऐसे बता देती हूँ कि भाग 18 में कौन से आर्टिकल आते हैं। तो वो आपका जो था, तो यहाँ पर 352 से 360 के बीच में क्या आते हैं, आपके कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके तहत क्या लगाया जाता है, देश में आपातकाल लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पर 3 तरीके का आपातकाल लगता है। एक है आपका 352 के अकॉर्डिंग, और दूसरा लगता है 356 के अकॉर्डिंग, और तीसरा लगता है आपके 360 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका आपातकाल होता है, इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी कि जो आपके देश में, पूरे देश में लागू किया जाएगा वो होगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 356 होता है जो किसी स्टेट में लगाया जाता है, इसको हम राज्यपाल शासन भी कह सकते हैं। क्या होता है, ये राज्यपाल शासन होता है। अगर किसी राज्य की जो गवर्नमेंट है वो अपने काम करने में असफल हो जाती है, या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि वहां पर जो सरकार है उसको भंग करना पड़ता है और राज्यपाल शासन लगाना पड़ता है, तो आपके आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। और इसे क्या नाम दिया गया, हमने राज्यपाल शासन नाम दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, यहाँ क्या आना है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल जो है वो क्या करता है, इसकी सिफारिश करता है, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को रिपोर्ट देता है, और अगर वो रिपोर्ट सही नहीं जा रही होती है तो क्या हो जाता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद 360 है, ये होता है वित्तीय आपातकाल। क्या है, इसका नाम वित्तीय आपातकाल है। अगर आपके देश में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिससे आपके देश में क्या हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है,
तो आपके देश में क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल 360 हमारे देश में लग सकता है। वैसे हमारे जो कोरोना आया था, कोरोना काल में भी क्या हो गया था, मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी कि यहाँ पर क्या लग सकता था, वित्तीय आपातकाल लग सकता था, परंतु नहीं लगा। तो आपको याद रखना हमारे देश में आज तक एक बार भी क्या नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी कोई हालात पैदा ना हो जिससे हमें क्या लगाना पड़े, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। ठीक है, तो आपका भाग 18 क्या बताता है, आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताता है। इसमें 352 से क्या आता है, 356 तक 360 तक आता है। तो 352 से 360 के बीच में क्या आते हैं, आपके आपात उपबंध आते हैं। फर्स्ट वाला 352, 356 और 360। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये आपका वैसे इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है भाग 16 भाग 19 क्या है, इसके बाद भाग 19 है। इसके बारे भाग 19 है वो बताता है प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में बताता है, प्रकीर्णन के बारे में। और ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। इसमें कौन सा आर्टिकल है, 361 से 367 के बीच में बताया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे आप अब मान लो आपके देश में किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, पर ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि मान लो अगर आपके यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है और उससे पहले इन पर कोई केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान किया जाना है। और अगर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या होगा, इन पर कोई भी सजा, मतलब उस कार्यकाल में इनको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जिससे कि मतलब जो हीनियस क्राइम हो, ठीक, और इन्हें इसके लिए कोई सजा दी जानी हो, तो उस कार्यकाल में उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, उसके बाद में उन्हें वो सजा दी जा सकती है। तो ऐसा भाग 19 में लिखा गया, प्रकीर्णन के बारे में बताया गया। तो ये किससे संबंधित है, राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित है। ऐसा ही आपके राज्यपाल के केस में होता है और ऐसा ही आपके राष्ट्रपति के केस में होता है। बस फर्क ये होता है कि राष्ट्रपति आपके पूरे देश के होते हैं और राज्यपाल आपके किसी स्टेट के होते हैं। तो भाग 19 किसके बारे में बताता है, प्रकीर्णन के बारे में बताता है। आर्टिकल 361 से 367 के बीच में है। इसके बाद है भाग 20। भाग 20 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या आता है, आपके संविधान संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, भाग 20 में संविधान संशोधन आता है। किसमें, भाग 20 में। तो जो संविधान का संशोधन है, संशोधन क्या होता है, कुछ ऐड ऑन करना, मतलब कुछ नया जोड़ना। तो हमारा जो संविधान है वो कब लिखा गया था, 49 में लिखा, मतलब वो हुआ था, अंगीकृत हुआ था, 50 में लागू हुआ था। तो उसके बाद में हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे संविधान में भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमारे यहाँ पर 100 से ज्यादा बार क्या किए जा सके हैं, 100 प्लस क्या हो चुके हैं, हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो चुके हैं। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, हमारा लिखित संविधान है सबसे बड़ा, और पूरे वर्ल्ड में है। लिखित संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। ठीक है, हमारे इंडिया का संविधान। और 100 से ज्यादा बार हमने क्या कर लिया, इसमें अमेंडमेंट भी कर लिया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। कहाँ से ली है हमने, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और जो संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 368 आर्टिकल जो है वो किसको दिखाता है, आपके संविधान संशोधन को दिखाता है। संशोधन का मतलब होता है कुछ नया ऐड कर देना, ठीक है, या उसमें कुछ चेंज कर देना जो पहले से ही है। ठीक है, इसके बाद है भाग 21 और भाग 22 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट का मतलब लास्ट ही रह गए हैं ये। तो भाग जो 21 है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि भाग 21 में हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है आपका भाग 21। जो आपका भाग 21 है ये क्या कहता है, अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध होते हैं वो किस में आते हैं, भाग 21 में आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मतलब वैसे इसमें जो कानून बनाए जाते हैं, तो आपके कानून बनाने के लिए 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है आपकी केंद्र सूची, कौन सी होती है, केंद्र सूची, ठीक है। दूसरी होती है आपकी राज्य सूची, क्या है आपकी दूसरी, राज्य सूची है। और तीसरी क्या है आपकी, समवर्ती सूची, क्या है आपकी, समवर्ती सूची। तो भाग 21 में केवल हमारे पास समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारी संसद है वो राज्य सूची के कुछ कानूनों, कुछ मतलब राज्य की कुछ सूचियों पर क्या कर सकती है, राज्य की कुछ ऐसी सूची है जिस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसमें उन्हें किस में रख देते हैं, हम समवर्ती सूची में रख देते हैं। तो संसद के पास अधिकार हो जाता है किस पर कानून बनाने का, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है। परंतु इसमें किसके बारे में बताया गया है, सिर्फ समवर्ती सूची के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि कुछ राज्य के ऐसे टॉपिक होते हैं जो किस में ऐड होते हैं, आपके समवर्ती सूची में ऐड होते हैं। और इस पर जो कानून है वो कौन
कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। तो बस यही बात इसी भाग में कही गई है। और ये कौन से आर्टिकल के बीच में आता है? 369 से 392 के बीच में आता है। तो क्या है? अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध होते हैं अस्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक उठाकर ये राज्य को भी दे सकती है और केंद्र को भी दे सकती है, मतलब इसमें चेंजेस जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो भाग 21 आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक भाग बचाता है लास्ट, भाग 22। ठीक है, तो जो भाग 22 है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि भाग 22 में क्या दिया गया है। हमारा है भाग 22। भाग 22 में क्या दिया गया? संक्षिप्त नाम प्रारंभ में और हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है कि जो हमारा संविधान है उसका नाम किस में दिया गया है? हिंदी में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? भारत का संविधान, मतलब हिंदी में ऐसा लिखा गया है भारत का संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। वो किसमें? आपके भाग 22 जो है वो इसके बारे में बताता है कि भारत का संविधान लिखा गया है किसमें? भाग 22 में। और वो कौन सी लैंग्वेज में? हमारे हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? निरसन किया है, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, हमारे यहाँ पर जितने भी काम होते थे पहले वो किसके अकॉर्डिंग होते थे? भारत सरकार अधिनियम के तहत होते थे। और वो कौन सा अधिनियम था? आपका 1935 था। इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई भी बना था पहले। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया सरकार ने? पूरी तरह से खत्म कर दिया। और वो किस में लिखा? भाग 22 में लिखा। और आपके 394 में क्या दिया गया है? मतलब कुछ आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और ये 16 आर्टिकल थे जिसे क्या किया गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसमें से जैसे 6, 7, 5, 6, 7, 360, उसमें से कुछ आर्टिकल थे जैसे 5, 6, 7, 8, 366, 367, तो ऐसे करके आपके 16 आर्टिकल थे जो किसमें रखे गए? आपके 1940 के तहत लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को ही। और आपका जो संविधान है वो बाद में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी भाग जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारी इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।